नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में बात करेंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कैसे बचेगी, क्या टूट जाएगी? क्योंकि 3 विधायक जिन पे कहा जा रहा है कि अब वो बगावत के सुर अलाप रहे हैं या बागी हुए हैं, यह भी कहा जा रहा है कि वो दिल्ली पहुंच गए हैं और ये भी कहा गया या उसकी तस्वीरें भी आई कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिले भी। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटेगी? इस पर बड़ा सवाल है और हम पूरी बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा पर जीतन राम मांझी क्यों भड़क गए। जीतन राम मांझी ने कुछ आरोप लगाए उपेंद्र कुशवाहा पे, उनके परिवारवाद पे और उनकी पार्टी पे। इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिर में आधी रात राबड़ी आवास क्यों खाली करना पड़ा लालू यादव को या उनके परिवार को। तो बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर हैं। सर, पहला सवाल जो है वो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में दरअसल हो क्या रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया सवाल तो बोल रहे हैं कि आप लोगों के पास कुछ पूछने के लिए नहीं है, एकदम इरिटेटेड दिखे वो, गुस्से में दिखे वो। और दूसरी तरफ 8 नेताओं ने कल पार्टी छोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पुरानी जैसी पार्टी नहीं रही और वो जदयू में जाएंगे। तो क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जहाँ तक आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं तो उनके पार्टी में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। अब वैसे ये सवाल जब पत्रकार ने पूछा तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए। अब आपको हम ये बात बता सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी सीजन्ड पॉलिटिशियन रहे हैं। अपने बातचीत में काफ़ी वो संयमित रहते हैं, वो आपा खोते नहीं हैं। अगर इस तरह की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा है। अब आप ये देखिए कि आखिरकार 3 विधायक का नितिन नवीन से मिलने का क्या मतलब है। कार्यकारी अध्यक्ष है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये तीनों विधायक जब उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी चोखा की पार्टी की थी अपने आवास पर तो ये तीनों विधायक वहां नहीं पहुंचे थे। ये भी सच बात है। तो आखिरकार ये भी तो सवाल उठाता है। फिर आपने पटना में देखा, माफ करिएगा, दिल्ली में आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का वो माजरा देखा होगा। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में एबी वाजपेयी को शामिल करते हैं, AK वाजपेयी को, और वो शामिल होते हैं, लेकिन उसमें भी तीनों विधायक दिखाई नहीं पड़ते हैं। पार्टी के तरफ से बहुत सारे बयान दिए गए, लेकिन आज कुछ कुछ जगहों पर इन तीनों विधायक के बयान को आप पढ़ें तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि ये तीनों विधायक बागी मोड में तो हैं। अब कल वो मना लिए जाएं या अभी वो दबाव बना रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों माधव आनंद कह रहे हैं कि मैं सबसे काबिल हूं, मैं पढ़ा लिखा भी हूं, मेरा मंत्री बनना तय था और वो मंत्री नहीं बन पाए। आखिरकार उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जरा सोचिए, रामेश्वर में तो ये क्यों कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ मैदान में उतरे थे। आपको याद होगा उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ यात्रा की थी और उन्होंने बताया था कि आखिरकार जुडिशियरी में ये कैसे चलेगा। और आपको मालूम है कॉलेजियम सिस्टम का मतलब क्या है। उसका विरोध उपेंद्र कुशवाहा किस आधार पर कर रहे थे? दरअसल उनका कहना था, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि ये 500 परिवार के लोग ही जजेस क्यों बनते हैं ज़्यादातर, और अगर वही परिवार के लोग जजेस बनेंगे तो आखिरकार जुडिशियरी कैसे निष्पक्ष होगा। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जब इस तरह की बात नेता कर रहे हों और फिर अपने ही परिवार में अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, ये मेरे सवाल नहीं है, मैं वही कह रहा हूं, आखिरकार भीतर से नाराजगी की जो बात है। क्योंकि मैं तो इस बात को बहुत साफ तरीके से मानता हूं कि कोई भी जो क्षेत्रीय दल है वो परिवारवादी हुए बगैर सरवाइव कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल साफ है। और खुद मैंने उपेंद्र कुशवाहा से पटना के कॉन्क्लेव में बात की थी तो उन्होंने बड़े ही बेपरवाह होकर के कहा था और बहुत ही साफ यथावत बात उन्होंने कही थी कि भाई आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के आगे ये डिलेमा है कि अगर वो बेटे को लाते हैं तो उनके छवि पे असर पड़ता है, और अगर बेटे को लाते हैं तो भाई पार्टी बचेगी, नहीं लाएंगे तो पार्टी नहीं बचेगी, और लाएंगे तो उनकी छवि नहीं बचेगी। मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने साफ नीतीश कुमार के लिए कह दिया था कि नीतीश कुमार को तय करना पड़ेगा कि वो छवि बचा लें या पार्टी बचा लें। अब सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू को सलाह दे रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करेंगे या नहीं करेंगे? उनको लग रहा है कि पार्टी में बेटा मंत्री हो,
उनको लगा कि पत्नी को विधायक बना दिया जाए, खुद राज्यसभा सदस्य हो जाया जाए। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा भी तो इस बात को समझ रहे हैं कि जो कुशवाहा का वोट मिल रहा है, आखिरकार उनका आधार वोट बैंक तो कुशवाहा समाज ही है ना, और कुशवाहा समाज वोट किसको दे रहा है? उपेंद्र कुशवाहा को दे रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि मैं अपने परिवार के 3 लोगों को बना भी दे रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं, और उनकी क्षेत्रीय पार्टी है, इसलिए वो इस रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन इस रास्ते पर चलते चलते शायद उनको ये एहसास हुआ होगा कि उनकी पार्टी के ही 3 विधायक इसके खिलाफ खड़े हैं। जरा सोचिए, आलोक सिंह जिनके भाई संतोष सिंह हैं, अब संतोष सिंह बीजेपी में है, आलोक सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा से चुनाव लड़े हैं। अब आलोक सिंह का केवल स्टेटमेंट है हमको इन सब बातों में मत फंसाइए, पर ये तीनों विधायक क्यों मिलने गए थे? जरा ये सोच लीजिए। रामेश्वर महतो चुनाव से 1 महीने पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जाते हैं, उससे पहले वो जेडीयू में रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो नीतीश कुमार के विचारधारा वाले लोग हैं। तो उनका मतलब क्या है? ये बगावत के पीछे रामेश्वर महतो का ये सोच है कि हम जेडीयू में जाएंगे, और क्या रामेश्वर महतो जेडीयू को बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं और खुद मंत्री बनना चाहते हैं? उनकी सोच आखिरकार क्या है? माधव आनंद की सोच क्या है? माधव आनंद क्यों कह रहे हैं मैं सबसे क्वालिफाइड हूं, और उनके बेटे ने तो ना चुनाव लड़ा फिर मंत्री बन गए? ये जो सारे सवाल निकल करके बाहर आ रहे हैं, और ये सारे सवाल अलग अलग सवाल के जवाब उन्होंने अलग अलग वेबसाइट्स को दिए हैं, अलग अलग जगह पर उन्होंने बात की है। आखिरकार क्यों बात की है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो अभी रास्ता दिखाई पड़ रहा है वो तो ये दिखाई पड़ रहा है कि किसी ना किसी तरीके से राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सब कुछ ठीक तो नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छे से जवाब शायद अपनी पार्टी में स्थिति को बेहतर कर ले तब देंगे, लेकिन उनकी झुंझलाहट और झल्लाहट एक बात बहुत साफ इशारा कर रही है कि उनके पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये केवल मीडिया का स्पेकुलेशन होता तो शायद वो दृश्य दिखाई नहीं पड़ते कि उनके 3 विधायक नितिन नवीन से क्यों मिल रहे हैं, जो कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इस बात को जान लीजिए। तो ये हैरान और परेशान करने वाली बात जरूर है। अब रही बात कि क्या वो राज्यसभा में जाएंगे। भाई अप्रैल में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे क्या? ये सवाल तो उठ रहा है। अब जब 4 में से 3 विधायक ही उनके साथ नहीं रहेंगे, माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह, तो भला उपेंद्र कुशवाहा का दबदबा क्या रह जाएगा? अगर बेटे विधान परिषद में जाते हैं तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को जाति के नाम पर, क्योंकि कुशवाहा समाज को पूरे तरीके से अपने साथ जोड़े रखना है, उस नाम पर क्या उनको राज्यसभा बीजेपी भेजेगी? एक बड़ा सवाल है। वही मैं कह रहा हूं, लोगों की नजरें तो इस पर टिकी रहेंगी, और यही सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खुद उपेंद्र कुशवाहा भी तलाश रहे होंगे। उनको जवाब क्या मिल रहा है और फिर वो जवाब हम लोगों को क्या देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि किस तरीके से जीतन राम मांझी खुले स्वर में राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं। मेरा सवाल अगला यही था कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से तो परेशान ही है, लेकिन एनडीए में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कुशवाहा जीतन राम मांझी खुलकर अपने लिए एक सीट मांग रहे हैं, और ये सीट बहुत चांस है कि उपेंद्र कुशवाहा वाली है। 5वीं सीट या तो उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से की होगी या तो चिराग पासवान की मां के हिस्से की होगी। अब इसमें जीतन राम मांझी ने बहुत ही, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी मां गलत है, कल बोला उपेंद्र कुशवाहा ने। जब उन्होंने कहा तो मांझी जैसे ही सुने तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा मैच्योर नेता हैं, उन्हें मेरी जायज मांग पर एतराज नहीं करना चाहिए। मांझी ने कुशवाहा के पर भी आरोप लगा दिया कि निजी लाभ ले रहे हैं, पारिवारिक फायदा, और इनकी खुद राज्यसभा में है ये, और बेटा, और तमाम आरोप। तो क्या ये माना जाए कि ये आरोप प्रत्यारोप जो इसको नॉर्मल तरीके से लिया जाए, या एनडीए में भी गड़बड़ चल रहा है? नॉर्मल तरीके से आप कैसे लेंगे? एनडीए में बिल्कुल गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है, और उस पर हम लोग विस्तार से शो भी कर रहे हैं अभी तुरंत बाद। एनडीए में आपको सामान्य क्या दिखाई पड़ता है? आप ये बताइए। ये तूफान से पहले की शांति है, और नहीं तो केंद्र की ताकत की वजह से एनडीए में सब कुछ ठीक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जरा आप ये बताइए कि भाई सीधे सीधी जीतन राम मांझी कह रहे हैं ना कि उन्होंने सब लाभ ले लिया है, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। तो भाई जीतन राम मांझी ने लाभ नहीं लिया है क्या? वो भी तो मंत्री है ना केंद्र में, और उनके बेटे भी तो राज्य में मंत्री हैं। फिर उनकी समधन और लोग भी जीते हैं ना, उनके परिवार के लोग भी जीते हैं।
तो ऐसे में सवाल उठता, वो बिहार में एक कहावत है, चलनी दुसल के सूप के, समझ गए। तो भाई ये दोनों पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, इस बात को आप जान लीजिए, दोनों परिवारवाद के मोड पे ही चलेगी। इस सच को हमें स्वीकारना पड़ेगा। क्या डीएमके में परिवारवाद नहीं है? एआईडीएमके में परिवारवाद नहीं है तो खत्म है। राष्ट्रीय पार्टियां जब परिवारवाद पे चलती हैं तो वो परेशानी होती है और तब सवाल उठना लाजमी होता है। लेकिन ये क्षेत्रीय दल में परिवारवाद नहीं होगा तो क्षेत्रीय दल चलेगा ही नहीं। इस बात को आप जान लीजिए। तमाम उदाहरण आप उसको उठा करके देख लीजिए। आखिरकार भाई ये जो आंध्रा की जो पार्टी है, आप चंद्रबाबू नायडू, वो क्या वो परिवार की उपज नहीं है? चंद्रबाबू नायडू कौन है? इस बात को आप जान लीजिए। आपको मालूम है कि वो कौन है? एनटी रामाराव के दामाद ही तो होते थे। अब ऐसे में सवाल उठता है फिर उनके जो एडवर्सरी है भाई, उनके अभी जिनको उन्होंने हराया है, और वो रेड्डी साहब के कौन है? बेटे ही तो है ना, और वो मुख्यमंत्री भी रहे। अब आ जाइए तेजस्वी यादव, लालू जी के सुपुत्र ही तो हैं। अब जेडीयू को बचाने के लिए निशांत को लाने की बात चल रही है। भाई जेडीयू या तो बचेगा नहीं, और बचेगा तभी जब निशांत आएंगे तब बचेगा। तो हर जगह आप जितना भी क्षेत्रीय दल है उसमें परिवारवादी तो आप देख पा रहे हैं। मुझे लगता है ये दोनों के बीच की लड़ाई, जंग जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है, उसका एक साफ मतलब दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में ठीक इस लिहाज से भी नहीं है कि पहले उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता को अपनी पार्टी में मिला लिया, वाजपेयी साहब प्रवक्ता। उनकी नाराजगी की वजह अपने ही प्रधान प्रवक्ता से थी, जिन्होंने कह दिया कि बिना हमारे परमिशन के किसी चैनल पर आप नहीं जाएंगे, जो उनको नागवार गुजरी। अब आप देख लीजिए, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में नोकझोंक शुरू हो चुका है। अब आप आ जाइए जेडीयू बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है, ये भी समझिए, और ये हम अगले शो में बताने जा रहे हैं। क्या रिश्ता सामान्य है? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। अगर ये आते हैं, निशांत आते हैं, तो निशांत को क्या बीजेपी सीएम के रूप में एक्सेप्ट करेगी? निशांत डेप्यूटी सीएम होंगे तो सीएम कौन होगा? बीजेपी को क्यों कहना पड़ रहा है कि आरजेडी के 25 विधायक हमारे संपर्क में? पहले जेडीयू ने क्यों कहा कि भाई आरजेडी के 18 विधायक हमारे संपर्क में? आप इस सब के मायने निकालिए। अभी पक्ष विपक्ष में एनडीए का ही घटक दल है। आरजेडी मूक दर्शक है, आरजेडी के पास संख्या नहीं है। कांग्रेस के लोग टूटने के लिए बैठे हुए हैं, इस बात को भी जान लीजिए। तो सामान्य तो कतई नहीं है, क्योंकि पहले जेडीयू द्वारा यह कहना कि आरजेडी के 18 विधायक हमारे संपर्क में, फिर जेडीयू द्वारा यह कहना, माफ करिएगा, बीजेपी द्वारा यह कहना कि 25 विधायक हमारे संपर्क में। आखिरकार एक दूसरे को मेजॉरिटी साबित करने का चलन तो चल पड़ा है। और ये नौबत क्या इसलिए आ रही है क्योंकि बीजेपी सीएम को हटाना चाहती है, और जेडीयू ये बताना चाह रही है कि मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो अभी भी हम सीएम बना लेंगे। खेल ये है क्या? और इसकी बृहद चर्चा हम अगले शो में करने जा रहे हैं। तो सामान्य तो कुछ नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए अंकित, मैं आपको यह बता सकता हूं कि सामान्य मुझे कुछ बिहार में दिख नहीं रहा है। एनडीए में मुझे दिखाई पड़ रहा है कि तूफान से पहले की शांति है। अगर खरमास के बाद वाकई सब कुछ स्मूथ ट्रांजिशन होने का अगर कुछ चांस है, तो एक बड़ा चांस सिर्फ ये है कि भाई नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं। अगर पहले वाले नीतीश कुमार होते तो ट्रांजिशन स्मूथ होता, उनके हटाने की बात होती, इस तरह की चर्चा चल रही होती। ये इसकी संभावना मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। अब आसानी से रिप्लेस कर पाए वो अपने बेटे को, ये भी बड़ी बात है। अगला सवाल ये है कि एनडीए में तो आपसी विवाद दिख रहा है और तमाम चीज़ चल रही खींचातानी, लेकिन आरजेडी में तेजस्वी यादव बाहर हैं और इन सब के बीच में आधी रात राबड़ी आवास खाली करना पड़ रहा है। तो अब ये लालू परिवार पार्टी के बजाय अपना बंगला ही संभालने में लगा हुआ है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, रात में 4-5 गाड़ियां 10 सर्कुलर रोड से निकली और उसके बाद से इस पे चर्चा बड़ी तेज हो गई। जरा सोचिए कि एक इतने ताकतवर नेता को पिछले 2 दशक के बाद अपना घर खाली करना पड़ रहा है। पहले तो इन्होंने कहा कि हम 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं करेंगे, और उसके बाद वो
अपने घर को खाली कर रही हैं और ये बता दें कि लालू प्रसाद के आंख का ऑपरेशन हुआ है, तमाम परिवार दिल्ली में है। इस बीच घर का खाली करना, रात में घर का खाली करना, मुझे लगता है अमूमन लोग रात में घर खाली करते हैं क्योंकि उनके पास समय होता है, ज़्यादा सड़कें शांत होती हैं, आप सामान इधर उधर उठा ले जाते हैं। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां हैं, भला वो अटैक करने से बाज कैसे आएंगी? अब आप देखिए जेडीयू के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सीनियर लीडर एक्स मिनिस्टर नीरज कुमार कह रहे हैं कि आखिरकार लोगों की नजरों से क्या चुराना चाहता है लालू परिवार। लालू परिवार जो कि अपराधी परिवार रहा है, भ्रष्टाचारी परिवार रहा है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये नीरज कुमार के शब्द हैं और इस तरीके से वो तंज कस रहे हैं लालू परिवार पर क्योंकि उनका 10 सर्कुलर रोड खाली कराया जा रहा है। गौशाला में शिफ्ट किया गया, ये बात जान लीजिए, दूसरी जगह अब सवाल ये है कि गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है ना कि जो भी बयान आ रहे हों, पर इससे एक चीज तो साफ आ रहा है, साफ कहा जा सकता है कि इस मौके का इंतजार जेडीयू किस तरीके से कर रही थी और इसीलिए जेडीयू कह रही है कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह खाली हो रहा है राबड़ी आवास। और ये किसकी आवाज है? तो ये नीरज कुमार की आवाज है। नीरज कुमार ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि राबड़ी आवास से कथित तौर पर गाड़ियों में पौधे अन्य सामान दूसरी जगह ले जाते हुए दिखाई गए हैं और इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है, आरजेडी के तरफ से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ये खाली हो रहा है, ये चर्चा मीडिया में है। चूंकि तेजस्वी पटना में नहीं है, विदेश की यात्रा में है, लालू का हाल ही में आंखों का ऑपरेशन हुआ है, परिवार के अधिकतर सदस्य दिल्ली में हैं और तेजस्वी यादव बीते कई दिनों से पटना में नहीं है। आपको याद होगा वो सदन में भी नहीं थे और इसलिए काफी चर्चा में रहे थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये चर्चाएं बहुत आम हैं, ये चर्चाएं तेजी पकड़ रही हैं कि जो राबड़ी देवी या आरजेडी कह रही थी हम लड़ेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, वो सड़क पर उतरने को तैयार भी नहीं है। तेजस्वी यादव बाहर घूम रहे हैं और लालू और तेजस्वी की अनुपस्थिति में राबड़ी आवास के खाली होने की चर्चा चल रही है, मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है और ये चर्चा जो है ये बताया जा रहा है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, क्या शिफ्ट कर रहे हैं कि उन्हें रात के अंधेरे में शिफ्ट करना पड़ रहा है। बात यही नहीं थम रही है। आपको ध्यान होगा कल तेज प्रताप यादव ने अपने सुरक्षा को लेकर के मांग कर दी कि भाई उनको खतरा है। तो ये सारी बातें पटना की राजनीति में चल रही है। आपको बता दें पटना की राजनीति में ये आपको उठापटक देखने को मिलेगा। पर क्या वाकई 10 सर्कुलर रोड को पूरी तरह से खाली करने के लिए लालू परिवार तैयार हो गया है? अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, आधिकारिक बयान आना बाकी है। ठीक, तो 20 साल बाद ये जो लालू परिवार का आवास अगर खाली होगा तो होगा और ऐसा उनको आवंटित जो मिला है वो 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। 1 महीने पहले ही ये आदेश आया था। फिलहाल बिहार में क्या नया अपडेट है, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई में जीतन राम मांझी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब कुछ, ये जो भी बयानबाजी चल रही है ये शांत होगी, एनडीए सही रास्ते पर 5 साल तक सरकार चला पाएगी या फिर एनडीए में भारी टूट होगा? और इससे पहले ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, खुद की पार्टी में बड़ी टूट दिख रही है। अगर 3 विधायक अलग होते हैं तो क्या पार्टी भी उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से खिसकेगी? ये तमाम सवाल हैं जो बने हुए हैं। क्या होगा आगे ये देखना होगा। तमाम विषयों पर आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।